हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल मैथ्स बाय आलोक पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी लोग अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आज डे 1 था एसएससी सीजीएल प्री एग्जाम का, जिनमें 3 शिफ्ट में एग्जाम कराए गए हैं और उनमें जितने भी क्वेश्चंस मैथ्स के जो समझे जा चुके हैं कि आया हुआ है, उनके बारे में मैं लेकर आया हूं। उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा, उन सभी क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पर समझा जाएगा, उन सभी क्वेश्चंस के यहाँ पर मेथड्स और ट्रिक्स बताए जाएंगे, ताकि आप आने वाले एग्जाम्स में चीज़ों को समझ सको, उन पैटर्न को फॉलो कर सको और अपने स्कोर को और इम्प्रूव कर सको और अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर सको, ताकि आपका सिलेक्शन आपके लिए आसान हो जाए। तो जो भी क्वेश्चंस जो समझे जा चुके हैं कि ये क्वेश्चंस आया हुआ है, ऐसा फालतू क्वेश्चंस कोई नहीं है कि आप इसमें लाके भर दो, कैसे भी करके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो जो भी क्वेश्चंस जेन्युइन लगे हैं, उन क्वेश्चंस को मैं लेकर आया हूँ यहाँ पर आप सबके सामने। और बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार एसएससी सीजीएल में। हालांकि हो सकता है कि आने वाले टाइम में कुछ लेवल इसका बढ़ाया जाए, लेकिन अभी जो आज के शिफ्ट्स के क्वेश्चन थे वो बहुत ही आसान थे और करने वाले क्वेश्चन थे। अब डिपेंड करता है कि आपके एग्जाम में प्रेजेंट ऑफ माइंड क्या है आपका, वहाँ पर आपका माहौल कैसा है और आप क्वेश्चन पेपर को कैसे सॉल्व कर रहे हो। बाकी कहने को तो पेपर ठीक है, मॉडरेट कह सकते हैं, मतलब इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, टफ नहीं था। ठीक है, बहुत टफ नहीं था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं आज का। दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी अगर 37 सेंटीमीटर दे रखी है, यहाँ पर दो वृत्त हैं, इनके केंद्र में बना देता हूँ यहाँ पर, इसका नाम C1 और C2 रख देता हूँ। ये C1 और C2 हैं, इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है 37 सेंटीमीटर और उनकी त्रिज्याएं क्रमशः 22 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर हैं। उनकी अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, मतलब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की बात कर रहा है वो। तो इसका मतलब है कि वो ट्रांसवर्स कुछ इस फॉर्म में जाएगा वो। तो अगर मैं यहाँ पर रेडियस की बात करूंगा तो ये R1 हो जाएगा और यहाँ पर अगर रेडियस की बात करूंगा तो R2 हो जाएगा। तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट डिस्टेंस का स्क्वायर, जो कि सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस होता है, माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। तो आप देखोगे यहाँ से 37 का स्क्वायर माइनस R1 हमारे पास 22 है और R2 हमारे पास 13 है, तो दोनों को ऐड करोगे तो हो जाएगा 35 का स्क्वायर। तो यहाँ से ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो यहाँ से 37 माइनस 35 कितना जाएगा 2, और यहाँ से 37 माइनस 30 प्लस 35 कितना जाएगा 72। तो 72 दूना 144। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि 12 सेंटीमीटर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ हो जाएगी, जो इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास। अगला क्वेश्चन कहता है कि फाइंड कॉस स्क्वायर 21 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 69 डिग्री। ऐसे सड़े हुए क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं और मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा ऐसा होगा जिसमें फंसा हो। तो हमारा ये क्वेश्चन है कि जिसको आप देखते हो कि अगर कॉस कॉस या साइन साइन में अगर एंगल का सम 90 डिग्री है तो वो पूरी वैल्यू 1 हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप इसको लिख सकते हो कॉस स्क्वायर 90 माइनस 69 डिग्री। तो कॉस 90 माइनस थीटा होता कितना है? आप कहोगे कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और साइन का स्क्वायर लगा देंगे यहाँ पर। तो साइन स्क्वायर 69 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 69 डिग्री कितना हो जाएगा 1। आइडेंटिटी से हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन कहता है यदि पी और क्यू की दक्षता का अनुपात 21:1 की, तो मतलब पी और क्यू की एफिशिएंसी का अगर रेशियो क्वेश्चन में दे रखा है 21:1 का, और क्यू पूरे काम को 110 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। अगर एक की एफिशिएंसी है और टाइम ले रहा है 110, तो मैं यहाँ पर टोटल वर्क कह सकता हूँ कितना हो जाएगा 110, राइट। तो ज्ञात कीजिए कि पी और क्यू मिलकर पूरे काम को कितने दिनों में करेंगे। तो यहाँ पर एफिशिएंसी का रेशियो देखोगे आप, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, एफिशिएंसी ऑफ पी एंड क्यू कितनी हो जाएगा, आप कहोगे 22। तो टाइम टेकन बाई पी प्लस क्यू कितना हो जाएगा, आप कहोगे 110 हमारे पास काम था, टोटल जो एफिशिएंसी है वो 22 है। तो 22 से 5 बार जाएगा, तो टोटल टाइम जो आएगा 5 डेज में, या हाँ 5 दिनों में पी और क्यू मिलकर उस काम को कंप्लीट कर देंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 डेज। अगला क्वेश्चन कहता है एक बेईमान दुकानदार 1000 ग्राम के बजाय 870 ग्राम देता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब दिखाता है वो 1000 ग्राम, लेकिन देता कितना है 870 ग्राम। तो जाहिर सी बात है अगर दिखा इतना रहा है तो इस अमाउंट, इस वेट के हिसाब से अमाउंट भी लेगा वो।
तो अगर आप 1000 ग्राम का पैसा ले रहे हो और अपने जेब से आप खर्चा कितना कर रहे हो 870 ग्राम, तो ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस और ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो आप देखोगे कि यहाँ से क्या देख रहे हो कि प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंट यहाँ से कितना हो जाएगा 130 अपॉन 870 उसके जेब से खर्चा था, गुणे में 100, इससे 0 हटा देंगे तो आ जाएगा 1300 बटे 87। तो 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120 और 10 130। तो मैं कह सकता हूँ कि 14.5% से लेके और 15% के बीच में जो आंसर आएगा, तो कह सकता हूँ अप्रॉक्स 15% इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्यूशन यहाँ पर ऑप्शंस होते तो आपको बहुत आसानी से चीजें पता चल जाती। एक वस्तु को उसके अधिकतम खुदरा मूल्य 40% पर छूट देने पर 10% का लाभ होता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी मार्क प्राइस होगा तो उसको छूट देकर जब बेचोगे तो उसका सेलिंग प्राइस होगा, और 10% का लाभ उसके कॉस्ट प्राइस पे होने के बाद सेलिंग प्राइस ही कहलाएगा वो। तो पहली बात तो 40% का ऑफ अगर करने जा रहे हो तो इसका मतलब कि 5 रुपए की चीज पर आप कितने का छूट दे रहे हो, 4% का। तो 2 रुपए का छूट दे के आप बेचोगे कितने का, 3 रुपए का। लेकिन 10% का लाभ हो रहा है उसको, मतलब 10 रुपए की वस्तु को बेचेगा कितने में, 11 रुपए में। अब आगे बढ़ते हैं, और वस्तु का अधिकतम एमआरपी जो है वो 550 रुपए है। तो क्रय मूल्य या सेलिंग कॉस्ट प्राइस फाइंड कीजिए। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस इक्वल होना चाहिए, तो इस रेशियो को आप इंटू 3 कर दो और इन दोनों रेशियो को आप इंटू 11 कर दो। तो जो नया रेशियो आ जाएगा वो हो जाएगा 30:33:55 का। और क्वेश्चन में इस 55 में मार्क प्राइस का जो वैल्यू दे रखा है 550, जो कि 10 गुने है। तो कॉस्ट प्राइस हमारा 30 का 10 गुने हो जाके कितना हो जाएगा, 300 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक कक्षा के लड़कों और लड़कियों के औसत अंक 80 और 75 हैं, सभी छात्रों के औसत अंक 78 हैं। तो कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ही बकवास क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर एलिगेशन लगाया जाए तो आप समझ जाइए कि 80 दे रखा है लड़कों का एवरेज और 75 दे रखा है लड़कियों का एवरेज, और टोटल क्लास का एवरेज जो है वो 78। तो ये बॉयज़ का है और ये गर्ल्स का है। तो यहाँ पे आप देखोगे डिफरेंस आ जाएगा 3 का, यहाँ पे डिफरेंस चला जा रहा है 2 का। तो 3:2 का रेशियो आ गया उन लड़कों और लड़कियों का रेशियो। बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो क्या आ जाएगा, 3:2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप क्वेश्चन का लेवल देखिए कि इस लेवल का अगर क्वेश्चन आया होगा तो आपको बेहद खुशी हो रही होगी, जो भी एग्जाम देकर आए हैं। पहली बात तो जो एग्जाम दे चुके हैं उनको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा कि उनका रिजल्ट बहुत अच्छा है, और जिनका एग्जाम अभी है उनको भी मैं ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा कि उनका एग्जाम बहुत अच्छा हो जाए। तो अगला क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज में यदि दो भुजाएं 16 सेंटीमीटर की हैं, यदि समबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं अगर 16 सेंटीमीटर की हैं तो तीसरी भुजा ज्ञात कीजिए। अगर ये दो भुजाएं 16-16 सेंटीमीटर की हैं तो जाहिर सी बात है समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं सभी एक समान होती हैं। तो अगर दो भुजाएं 16-16 सेंटीमीटर की तो थर्ड जो साइड होगी वो भी 16 सेंटीमीटर की होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर ही। लेवल देखिए आप क्वेश्चन का। क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x² - 9 अपॉन x+3। तो इसको हम लिख सकते हैं x² - 3² अपॉन x+3। तो यहाँ से आप देखोगे तो क्या हो जाएगा x-3 एक ब्रैकेट में, x+3 दूसरे ब्रैकेट में, अपॉन में x+3। ये कैंसिल आउट होकर क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर x-3। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है एक वृत्त की क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर लंबाई की दो जीवा AB और CD समांतर हैं, और इफ कॉर्ड लाइज ऑन द सेम साइड, जीवाएं जो हैं केंद्र के एक ही तरफ स्थित हैं और उनके बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर। तो वृत्त के व्यास की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर एक वृत्त बनाता हूँ और इस वृत्त को आप देखिए तो इसके अंदर इस वृत्त के अंदर दो जीवाएं हैं, और दोनों जीवाओं की अगर मैं बात करने जाऊँ यहाँ पर तो एक ही साइड में है, वृत्त के केंद्र के एक ही साइड में है। तो अगर ये केंद्र है तो एक की लंबाई यहाँ पर जाहिर सी बात होगी दूसरे से छोटी होगी, और ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल हैं। तो ये अगर पैरेलल हैं एक दूसरे के तो ये है, मान लेता हूँ क्या, ये है CD, और जो बड़ी वाली है उसका नाम है AB, जो कि 24 सेंटीमीटर है और छोटी वाली 10 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं केंद्र से इन दोनों पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो आप ये कह सकते हो कि ये दोनों जीवाएं एक दूसरे में
अपने आप में इस परपेंडिकुलर के द्वारा क्या हो जाएंगी, समद्विभाजित हो जाएंगी। तो इसका मतलब है ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और ये 12, ये 5 और ये 5। तो यहाँ पर इनके बीच का गैप दे रखा है, जीवाओं के बीच का गैप 7 सेंटीमीटर। तो आप ध्यान दीजिए कि इसका व्यास पूछ रहा है आपसे, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, रेडियस, और यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा, रेडियस। ये अगर आर है तो पहले वाले ट्राइंगल, मैं यहाँ पर अगर ओ पी और क्यू ले लेता हूँ, तो ट्राइंगल ए ओ पी से आप देखोगे कि आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओपी की लेंथ मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि हमारे पास जो ओपी की लेंथ है वो है हमारे पास एक्स, ये ओपी की लेंथ है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर फर्स्ट इक्वेशन, और यहाँ से आर स्क्वायर हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर। तो आप देखिए ट्रिपलेट आपको नजर आ जाना चाहिए यहाँ से कि 12 5 है, तो यहाँ पर जो आर की वैल्यू होगी वो 13 सेंटीमीटर होगी। इसको आप सॉल्व करिए और इसको आप पाएंगे कि जो हमारा रेडियस है वो 13 सेंटीमीटर आएगा। तो क्वेश्चन में डायमीटर आपसे पूछा है, तो यहाँ से डायमीटर 2 इंटू आर हो जाएगा, तो हो जाएगा 26 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात 3:2 है, V1:V2 गिवन है क्वेश्चन में 3:2 का, त्रिज्याओं का अनुपात मतलब R1:R2 गिवन में है क्वेश्चन में 2:5, तो उनकी भुजा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो V1 अपॉन अगर V2 लिखने जाऊं तो 1/3 पाई R1 स्क्वायर इंटू एच अपॉन 1/3 पाई R2 स्क्वायर इंटू कैपिटल एच मान लेता हूं इसको। तो आप देखो कि V1 अपॉन V2 क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 3/2 बराबर 1/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। R1 अपॉन R2 कितना दे रखा है, 2/5, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या जाएगा 4/25 गुड़े एच अपॉन कैपिटल एच। तो 25 थे 75, 4 दूनी 8, तो 75/8 हो जाएगा एच अपॉन एच, या आप कह सकते हो 75:8 रेशियो के फॉर्म में। यहाँ पर दोनों ही कोण के ऊंचाइयों का अनुपात हो जाएगा 75:8 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है x+1/x is equals to -2 and find the value of x to the power 99 plus 1/x to the power 4। तो आप ध्यान दीजिए, अगर आप इसको सॉल्व भी करने जाओगे तो आप एक चीज देखोगे कि यहाँ पर जो x की वैल्यू है, अगर मैं x की वैल्यू को -1 लेट करता हूँ तो आप दोनों जगह पुट करो, तो यहाँ पर सम ऑफ बोथ द टर्म्स विल बी व्हाट, -2। तो इसका मतलब अगर x की वैल्यू -1 है तो -1 की पावर 99 प्लस 1 अपॉन -1 की पावर 4। तो यहाँ से आप ये कह सकते हो कि माइनस की पावर अगर ऑड है तो -1 आ जाएगा, प्लस माइनस की पावर अगर इवन है तो 1 आ जाएगा, तो +1 -1 क्या हो जाएगा, 0। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके पास 0। अगला क्वेश्चन कहता है कि x+1/x अगर 7 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। तो सबसे पहली बात x पावर 5/x प्लस 1/x की पावर 5। अभी हमारे कुछ जो मॉक्स दिए गए थे, मॉक्स पढ़ाए गए थे आपको, 4 या 5 मॉक्स दिया गया था, उसमें आप जाके क्वेश्चंस देखिए तो कुछ क्वेश्चंस डिट्टो हैं, डाटा भले अलग है लेकिन लैंग्वेज सभी क्वेश्चंस की सेम है। आप चाहे वहाँ एलिगेशन वाला एवरेज ले लो, चाहे यहाँ वाले अलजेब्रा ले लो, या और भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन ले लो, या प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन ले लो, कि बेईमान डीलर, ये क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में आते हैं। और इसी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए आपके लिए वो मॉक बनाया गया था। आपके लिए ऐसा कोई मॉक नहीं बनाया गया कि आप उसको सॉल्व ना कर सको, आपके लिए ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं सेट किया गया कि आप उसको हिला ना सको अपने आप को बढ़ाई देने के लिए। लेकिन यहाँ पर काम क्या हो रहा है कि आपको एक स्टैंडर्ड का पेपर बना के देने का, और आप मैच कराइए। मैं गारंटी देता हूँ कि हर एक क्वेश्चन वहाँ पर जाके देखोगे तो एग्जाम के पैटर्न पे ही दिया हुआ था वहाँ पर, और उसी क्वेश्चन को अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपकी पकड़ मजबूत होगी एग्जाम में। तो एक्स की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 हम लिख सकते हैं k क्यूब -3k, और ब्रैकेट में हो जाएगा k स्क्वायर -2 माइनस के क्यों, अगर x+1/x क्वेश्चन में k दिया हुआ है, राइट। तो k है 7, तो यहाँ पर रखोगे 7×7 = 343 माइनस 7×21 गुड़े 7×7 -2 माइनस का 7। तो 343 से अगर आप 21 माइनस करोगे तो हो जाएगा 322 इंटू 49 से 47 आ जाएगा यहाँ से -7। तो अगर ऑप्शन है आपके पास तो यूनिट प्लेस को सॉल्व करिए और वहाँ से आप वैल्यू पा जाते हैं। तो इसको हम सॉल्व करके देख लें। 47 दूना क्या होता है, 94 का 4, 47 दूना 94 और 9 103 10 आ जाएगा। 47 तिहाइयाँ कितना हो जाएगा 141। तो 141 में अगर आप 10 जोड़ देते हो तो 151 आ जाएगा, और -7 करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा 15,127 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन है।
क्वेश्चन को थोड़ा बहुत लेंदी भी बनाया गया है देखा जाए तो। अगला क्वेश्चन कहता है कि 22.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाए जाने पर 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बनेंगे। तो आप ध्यान दीजिए कि अगर मैं बात करूँ तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब इज, यहाँ पर R1 क्यूब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4/3 पाई R2 क्यूब, लेकिन कितने गोले क्योंकि छोटे हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो R1 क्यूब मतलब 22.5 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करो। ज़्यादा समय ना लेके मैं चीज़ों को डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, और यहाँ पर R1 क्यूब है, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, और R2 क्यूब है। तो R2 को आप डिनोमिनेटर में लेके आओगे तो इधर क्या बचेगा, n नंबर ऑफ स्पेयर्स बचेगा, n नंबर ऑफ गोले बचेंगे वहाँ पे। तो यहाँ पर 2.5 गुणे 2.5 गुणे 2.5, इसको डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 9 टाइम्स, इसको डिवाइड करोगे 9 टाइम्स, और इसको डिवाइड करोगे तो 9 टाइम्स। तो n की वैल्यू आ जाएगी 729 ऐसे छोटे गोले बनाए जाएंगे जो कि जिनका वॉल्यूम एक सिंगल बड़े गोले के बराबर हो जाएगा सबका टोटल। यदि 21,79,204 के बाद k दिया हुआ है जो कि 6 से विभाज्य है, तो k का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। पहली बात, 6 से अगर कोई संख्या विभाज्य है तो वो पहली बात सम होनी चाहिए, और दूसरी 3 से विभाज्य होनी चाहिए। तो k को हम यहाँ पर पता नहीं कर सकते हैं कि सम है या नहीं है, लेकिन अगर मैं 3 के डिविजिबिलिटी रूल की बात करता हूँ तो 2 1 7 9 2 4 k में सभी डिजिट्स का सम अगर आप देख लो 3 है, 3 के मल्टीपल पे है, तो आप कह सकते हो कि पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो 2 1 3 हटा दो, 7 2 9 हटा दो, 9 हटा दो, तो 4 प्लस के बराबर क्या आना चाहिए, 3 या 3 का मल्टीपल। तो 3 तो आएगा नहीं, मल्टीपल के लिए आप देखो तो 9 के लिए कितना आना चाहिए। अगर 9 लेकर आते हो तो इसका मतलब ये संख्या जो हो जाएगी वो यहाँ पर k की वैल्यू को 5 दे देगी, और 5 पॉसिबल नहीं है क्योंकि 6 से डिविजिबल है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। फिर आप बात करते हो कि अगर मैं बात करूंगा 6 लाके तो k की वैल्यू 2 आ सकती है, कह सकते हैं हाँ बिल्कुल आ सकती है। तो अगर 9 नहीं आएगा तो आएगा क्या, तो आप कह सकते हो कि 9 नहीं आएगा तो एक कंडीशन हो सकती है 6 आने की, जहां पर k की वैल्यू 2 हो जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या है, 4 प्लस k बराबर 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, तो 12 के लिए k की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए 8, और 8 ही क्या है 2 से बड़ी है। तो यहाँ पर जो 8 हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 8 ग्रेटेस्ट वैल्यू है, 8 जो है आपकी ग्रेटेस्ट वैल्यू है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है एक मतदान में कुल मतदाता 16, सबसे बेहतरीन और सबसे लेंदी क्वेश्चन है ये आज के शिफ्ट का, अगर देखा जाए तो कैलकुलेटिव कह सकते हैं, लेंदी नहीं। एक मतदान में कुल मतदाता 16,000 है, जिसमें y% मतदाता वोट नहीं डालते और 10% मतदाता अवैध वोट डालते हैं। यदि यदि विजेता को 59.37% वोट मिलते हैं और विजेता और हारने वाले के बीच का अंतर 2484 है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो पहली बात, 16,000 यहाँ पर पूरा वोटर लिस्ट में नाम है, जिसमें 59.375% विजेता को विनर को मिलता है, और लूजर को आप समझ जाइए कितना मिलेगा, 40.625% मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वैलिड वोट ही जीतना हारना डिसाइड करेगा। आप देखिएगा इन दोनों का जो डिफरेंस है क्वेश्चन में कितना दे रखा है, यहाँ पर आप देखोगे तो आ जाएगा 18, यहाँ से पहले सॉल्व करते हैं, 0 5 7 18.75% आ जाएगा, यहाँ से गैप आ जाएगा इन दोनों लूजर और विनर का, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 2484। तो ये वैलिड वोट है। तो यहाँ से अगर मैं 1% या 1% की बात करता हूँ तो आप कह सकते हो, पहली बात तो हम 18.75 को अगर देखते हैं तो 18 और 8, ये 150/8 गुणे में बटे 100 अगर कर दिया जाए तो 0 0 5 3 15 5 2 10, तो आप कह सकते हो 3/16 का मान अगर क्वेश्चन में दे रखा है 2484, तो यहाँ से एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो आप कह सकते हो 2484 गुणे में 16/3। तो ये क्या है कि एक वैलिड वोट है यहाँ पर। इसके पहले क्या था, 10% इनवैलिड था। तो अगर 10% इनवैलिड था और यहाँ पर 90% वैलिड है, तो 90% की वैल्यू अगर इतनी है तो 10% कितना हो जाएगा, आप कह सकते हो इस 90% का 1/9 कर दो, या आप कह सकते हो ये अगर 100 है तो उसका
1/9 मतलब 90% अगर देखोगे तो ये वैलिड वोट हो जाएगा और यहाँ पर 10% जो लोग हैं वो इनवैलिड हो जाएगा। तो अगर ध्यान दिया जाए तो ये कितना है, ये एक यूनिट की वैल्यू 90% का वैलिड वोट का 90% है। तो यहाँ पर 10% कितना हो जाएगा वैलिड वोट का, तो आप कह सकते हो 2484 गुणे में 16 बटे में 3 गुणे में 9। तो यहाँ से 9 या 27, 27 धम्मा 270, 27 नवैया जाएगा 243 और 43 और 5 54, 27 दूना 54, 92 गुणे 16 आ जाएगा यहाँ से। तो अगर 10% वोट जो इनवैलिड था वो कितना आ गया 92 गुणे 16। तो आप ध्यान दीजिए कि वहाँ पर 10% का मान अगर जो इनवैलिड हुआ है उसका मान अगर क्वेश्चन में दे रखा है 92 गुणे 16, तो आप ये कह सकते हो 16 दूना 32, 16 नवैया 144, 16 नवैया 44 और 147 आ जाएगा यहाँ से। ठीक, तो ये एक बात यहाँ से ये कही जा सकती है कि अगर 10% टोटल डाले गए वोट का 1472 है तो डाले गए वोट का 100% कितना होगा 14,720 हो जाएगा। तो अगर डाला गया वोट 14,720 है और टोटल वोट 16,000 था जिसमें 14,720 डाला गया है, तो आप टोटल डिफरेंस देखोगे तो कितना आ जाएगा 0821 इस पे 16,000 वोट पे तो इंटू 100 कर दो, 2 जीरो हटा दो, यहाँ से 1 जीरो ही हटा दो, 16 128। तो टोटल आपका देखोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी परसेंटेज के फॉर्म में, वो कितनी आ जाएगी 8%। ये आप कह सकते हो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, यहाँ पर y की वैल्यू 8 हो जाएगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सबसे बेस्ट और सबसे लेंदी क्वेश्चन ये था आज के एग्जाम का। अगला क्वेश्चन करते हैं कि tan थीटा अगर 1/3 है तो tan थीटा अगर 1/3 है तो यहाँ पर आप थीटा ले लोगे 90 डिग्री सामने हाइपोटेन्यूज या परपेंडिकुलर बेस, तो tan थीटा कितना होता है p/b। यहाँ से आपको sec थीटा फाइंड करना है तो h/v फाइंड करना है आपको। तो पहली बात h स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा p मतलब 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो h बराबर क्या हो जाएगा √9 + 1 हो जाएगा 10। तो sec थीटा बराबर क्या होता है h/b, जहाँ से √10/b की वैल्यू है 3। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि दो व्यक्ति एक वृत्ताकार पथ पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा, एक वृत्ताकार पथ अगर यहाँ पर है, एक वृत्ताकार अगर पथ है यहाँ पर, तो अगर कोई एक पॉइंट है वहां से 90 किलोमीटर और 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई समान दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं दो व्यक्ति हैं। यदि वृत्तीय ट्रैक की परिधि मतलब यहाँ पर जो ये सर्कुलर पाथ है इसकी जो लेंथ दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है वो 1365 मीटर है। कितना है यहाँ पर कर लो मीटर। ठीक, तो क्वेश्चन में पूछा है कि टाइम कितना लगेगा। अगर एक दोनों जो हैं दोनों व्यक्ति एक दूसरे के एक साइड में जा रहे हैं मतलब एक दूसरे की समान दिशा में चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी s1 माइनस s2। अगर s1 108 मान लेता हूँ और s2 मान लेते हैं 190, यहाँ से जो टाइम आ जाएगा वो डिस्टेंस अपॉन s1 माइनस s2 आ जाएगा। तो 1365 बटे 108 माइनस 90 कितना हो जाएगा 18 गुणे 5/18 किलोमीटर प्रति घंटे को मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया था, उसको हटा दो। तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 5 थे 15, मतलब 273 सेकेंड टाइम आ जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि वो पहली बार जब मिलेंगे तो 273 सेकेंड हो चुका होगा। अगला क्वेश्चन कहता है x - 1/x की वैल्यू अगर 7 है तो x³ - 1/x³ की वैल्यू फाइंड कीजिए। अगर x - 1/x अगर k है जिसकी वैल्यू 7 है तो x³ - 1/x³ कितना हो जाएगा k³ + 3k हो जाएगा। तो 7 सत्ते 49 सत्ते 343 प्लस 21 कर दोगे यहाँ से तो हो जाएगा 4 6 364 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। अगर ये समद्विबाहु और समकोण त्रिभुज हैं तो यहाँ पर 90 डिग्री सामने वाली भुजा h हो जाएगा और ये अगर x है तो ये भी x हो जाएगा। तो h कितना आ जाएगा x √2 आ जाएगा। तो पहली बात अगर एरिया की बात करते हैं हम लोग तो समकोण समद्विबाहु हैं तो 1/2 इंटू x बराबर क्या हो जाएगा 50। तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, तो एक्स बराबर हो जाएगा 10। अगर x 10 है तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 10 √2
सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन मैंने साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक एक ब्रैकेट में आ जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, और अपॉन में आप देखोगे तो 1 माइनस साइन ए इंटू क्या है, कॉस ए। तो ये जो आइडेंटिटी लिखी इसकी क्या वैल्यू होती है, 1, तो 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो आपके पास आंसर आ जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, यदि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 26% अधिक है, यदि कॉस्ट प्राइसेस एमआरपी जो मार्क प्राइस है वो 26% क्या है, अधिक है, तो ये अधिक हो रहा है। यदि छूट प्रतिशत 32% है तो लाभ या हानि की बात कर रहा है। अगर इस पर छूट दिया जाए 32% का तो जाहिर सी बात है सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, तो लाभ हानि की बात कर रहा है। तो इसको आप जो हम अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से देखते हैं प्रॉफिट आएगा या लॉस। तो 26 माइनस 32 माइनस 26 गुणे 32 बटे में 100, तो यहाँ से आप देखोगे हटा दो, दशमलव दशमलव लगा दो, तो 26 से जाएगा ये 6 माइनस 6 माइनस 6 आ जाएगा, हाँ माइनस 26 दूना 52 और 26 यहाँ कितना होता है 78। 78 में अगर आप 5 ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 83। तो 8.32 हमारा जाएगा यहाँ से, तो 8 से 14.3% नेगेटिव का मतलब हो गया कि लॉस हो रहा है। तो लॉस परसेंट यहाँ पर कितना आ जाएगा, 14.32%। इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि 7 वर्ष पहले पिंकी और उसकी पुत्री, तो पिंकी एंड डॉटर की जो उम्र है 7 वर्ष पहले वो 4:1 की थी, आज के प्रेजेंट टाइम से 7 वर्ष 7 ईयर पहले, मतलब बिफोर की बात कर रहा है क्वेश्चन। फिर बात कर रहा है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2.5 अनुपात 1 का हो जाता है। तो 4 ईयर के बाद अगर बात करेगा लेटर, तो उनका अनुपात हो जाता है 2.5 अनुपात 1, या आप 2 से मल्टीप्लाई करके इसको कर सकते हो 5 अनुपात 1 का, 5 अनुपात 2 का। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर डिफरेंस सेम है कि नहीं है, एक ये बढ़ रहा है, एक के रेशियो से बढ़ रहा है, लेकिन एक की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 11 वर्ष, क्या दे रखी है 11 वर्ष। तो जाहिर सी बात है कि 7 वर्ष पहले 11 चौके 44 अनुपात 11, और 4 वर्ष बाद प्रेजेंट एज के 11 पचे 55 और 11 दूना 22 वर्ष के रहे होंगे। तो आज के 4 वर्ष पहले ये कितने का हो जाएगा, 51 का, पिंकी 51 की हो जाएगी, और ये 4 वर्ष पहले कितने की हो जाएगी, 18 वर्ष की। ये हो जाएगी प्रेजेंट एज। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 4 वर्ष पहले उसकी बेटी की आयु और 5 वर्ष बाद पिंकी की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। 4 वर्ष पहले, तो 18 से 4 वर्ष पहले के आप देखोगे तो 14 आ जाएगा अनुपात, 5 वर्ष बाद तो 51 में आप ऐड करोगे कितना 56, तो आपका जो रेशियो आ जाएगा 1:4 का, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा रेशियो, राइट आंसर हो जाएगा बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ। यदि एक वस्तु को पहले 20% हानि पर और दूसरी वस्तु को 30% लाभ पर बेचा जाता है, तो उसी वस्तु को अगर 20% का हानि मतलब 5 रुपए की वस्तु को 4 पे बेचा जाता है, और 30% के लाभ पर फिर से उसको बेचा जाता है, मतलब अब वस्तु 4 की है, या आप कह सकते हो कि 10 की होगी तो कितनी हो जाएगी, 13 की हो जाएगी। उसको आप रेशियो को इक्वेट कराओगे तो आ जाएगा 50, ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा कितना 52 हानि की। ठीक है, 20 पंचे 100, 5 से 4 चला गया, 10 चौके 40, 4 दे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 2 का यहाँ पर टोटल लाभ हो रहा है, तो 2/50 गुणे में 100, तो 50 दूना 100 तो बराबर 4% का हमारे पास कंप्लीट या टोटल लॉस हो, टोटल प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ से, जब पहली बार 20% के लॉस और दूसरी बार 30% के लाभ पर बेचेंगे तो। 3 2 5 ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यदि राम अपनी आय का 80% खर्च कर देता है, पहली बात तो इनकम की बात करते हैं यहाँ पर, जिसमें से राम 80% क्या करता है, खर्च कर देता है, तो एक्सपेंडिचर हो जाएगा। और सेविंग की बात करेंगे अब, तो 20% बचेगा अगर इनकम उसके पास 100% है।
फिर क्वेश्चन कहता है यदि व्यय में 10% की वृद्धि कर दी जाए। यहाँ पर एक्सपेंडिचर आप देखोगे, राम का एक्सपेंडिचर 10% बढ़ जाना, इसका मतलब 80 से कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा, 88%। और आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो आय अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आय अगर आप देखोगे तो कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा इस क्वेश्चन में। तो आय अगर देखो तो 20% की कितनी वृद्धि हो रही है, तो 20% से 20% की वृद्धि, 20% 400 मतलब 4 की वृद्धि, तो 24% हो जाएगा। अच्छा सॉरी, आय में वृद्धि की बात कर रहा है, सेविंग में नहीं। तो आय में अगर वृद्धि करोगे तो कितना हो जाएगा, 100 से कितना हो जाएगा, 120%। तो 120 में अगर 88 वो खर्च कर देता है तो जाहिर सी बात होगी कि उसके पास 32% की क्या हो जाएगी, सेविंग हो जाएगी क्वेश्चन में। और तो क्वेश्चन में आपसे पूछा कि बचत में प्रतिशत चेंज कितना आया है, तो 20 पहले बचाता था, 32 अब बचाता है, तो परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा, 12% का चेंज आ रहा है। या फाइंड द चेंज परसेंटेज इन द सेविंग, तो 12% का चेंज आ रहा है। या आप कह सकते हो कि अगर देखा जाए कि कितना परसेंट का चेंज हुआ है, तो 12/20 पर चेंज हुआ है, गुणे में 100, तो 20 पंचे 100, तो हो जाएगा 60% का इंक्रीमेंट यहाँ पर हो गया उसके सेविंग में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यदि जनवरी के 16 दिन का औसत तापमान 22 डिग्री है, जनवरी के 16 दिन का औसत तापमान अगर 22 डिग्री है, तो यहाँ पर 22 डिग्री मेंशन कर दिया मैंने पहले 16 दिन के। और सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि अंतिम 16 दिनों के औसत तापमान को देखा जाए तो 26 डिग्री है। तो सेकंड आखिरी के 16 दिन को अगर देखा जाए तो 26 डिग्री है। तो जनवरी के महीने का औसत तापमान अगर 24 डिग्री है, मतलब 21 दिनों का तापमान अगर 24 डिग्री है, तो 16वें दिन का तापमान आपसे क्वेश्चन ने पूछा है। मैं कहता हूं कि अगर 16 स्टार्टिंग के 15 और आखिरी के 16 सभी दिनों को अगर 24-24 डिग्री का तापमान का एवरेज मान लिया जाए, तो जाहिर सी बात होगी कि यहाँ पर 16 में आप देखो तो हर वैल्यू 2-2 डिग्री का कम है, मतलब 32 डिग्री का वहाँ पर क्या हो रहा है, कमी आ रहा है। लेकिन अगले मैं 16 की बात करूंगा तो आप देखोगे कि 2-2 डिग्री का क्या है, इंक्रीमेंट हो रहा है, तो प्लस 32 डिग्री आ जाएगा। लेकिन अगर वो सब कुछ इक्वल 24-24 डिग्री है तो किस पे जाके बढ़ेगा, 16 पे। तो आप देख रहे हो 16 पे 32 घट रहा है और 32 बढ़ रहा है, मतलब जीरो का क्या हो रहा है वहां पर, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है। तो ये हम कह सकते हैं कि 16वें दिन का जो टेम्परेचर होगा वो कितना हो जाएगा, 24 डिग्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को 16 × 22 और 16 × 26 करके ऐड करके और 16 × 24 को इससे माइनस करके आप देखना चाहो तो उससे भी कर सकते हो, तो वहाँ पे आप 24 डिग्री ही पाओगे। क्यों, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि हर जगह 16 कॉमन है। तो 22 + 16 - 24 करने जाओगे तो यहाँ से आप देखो कितना आ जाएगा आपके पास, और सब कितना है यहाँ पे, ठीक है। 22 और 16 आपका हो जाएगा 38, 38 और 24 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 16वें दिन का टेम्परेचर पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 22 + 16, सॉरी 22 + 26 है यहाँ पे ना, और माइनस कर देना है आपको ये 24, क्या कर देना, 24 के महीने 31 × 24 कर देना। तो आप सॉल्व करोगे, 6 × 48 और 4 × 4, तो यहाँ पे 24 डिग्री ही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सिंप्लीफाई करना है इस क्वेश्चन को तो सिंप्लीफाई कर लेना, इसमें कुछ ऐसा है नहीं खास कि जो आपको बताया जाए। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि कोई व्यक्ति पहली योजना में 9% ब्याज दर पर 5,000 रुपये में 5 साल के लिए निवेश करता है, तो दूसरी योजना में 12% ब्याज पर 4 साल के लिए 8,000 रुपये पर निवेश करता है, तो दोनों से योजनाओं के से साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो 5,000 पे 9% का मतलब 9/100, 5 वर्ष में आपके पास SI कितना आ जाएगा, आप यहाँ से कह सकते हो 5 9 45 × 50। ठीक। फिर आपसे कहता है कि SI फॉर सेकेंड टर्म सेकेंड स्कीम कितना आ जाएगा, तो आप कह सकते हो 8,000 × 12% की इंटरेस्ट रेट से, या 12/100 गुणे में 4 वर्ष, तो इसको 0 से 0 हटा दो, तो 80 गुणे क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। तो SI2 - SI1 अगर आप फाइंड करने जाओगे तो यहाँ से देख सकते हैं कि 8 × 40 8 × 10 माइनस 45 × 5 × 10, तो 10 कॉमन कर लेता हूँ तो 48 8 कितना आ जाएगा, तो 8 8 जा 64 और 8 4 जा 32 और 384 आ जाएगा, माइनस 45 पंचे कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा, तो बराबर 14 से 5 जाएगा 9, और 7 से 2 जाएगा 5, 3 से 2 जाएगा 1, गुणे में 10,
तो 1590 का साधारण ब्याज के दोनों सालों में, दोनों स्कीम में क्या हो जाएगा, उसका अंतर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 3√5 माइनस 5/3√5 प्लस 5 इज इक्वल्स टू a प्लस बी रूट 5। उसमें ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको बताया गया कि रैशनलाइज करना है आपको सबसे पहले डिनोमिनेटर को। तो 3√5 माइनस 5/3√5 प्लस 5 में अगर आप डिनोमिनेटर को देखोगे तो इसका क्या कर देंगे हम, रैशनलाइजेशन कर देंगे इस इरेशनल नंबर का। तो 3√5 माइनस 5 एक बार मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में, और 3√5 माइनस 5 का मल्टीप्लीकेशन एक बार न्यूमरेटर में। तो ये बन जाएगा माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो 3√5 का होल स्क्वायर का मतलब 3×3 = 9 बचे 45 प्लस 25 माइनस 3 बचे 15×2 = 30 √5 अपॉन में हो जाएगा यहाँ से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3×3 = 9 बचे 45 माइनस 25। तो यहाँ से देखोगे 70 माइनस 30 √5/20 आ जाएगा। तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हो सेपरेट हम इसको करने के बाद 3.5 माइनस 1.5 √5। तो इसको अगर कंपेयर किया जाए तो ए की वैल्यू हो जाएगी 3√5 और बी की जो वैल्यू हो जाएगी माइनस 1.5। तो ये हो गया बी की वैल्यू, मतलब ए इज गिवन एज 3.5 एंड बी विल बी व्हाट माइनस 1.5 इस क्वेश्चन में। ये दोनों भी वैल्यू क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11/6 एंड x इंटू वाई बराबर 1/9, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 8x³ प्लस 27y³। तो सिंपल सी बात है कि अगर 8x³ प्लस 27y³ को अगर आप देखो तो कितना लिख सकते हैं इसको, 2x का होल क्यूब प्लस 3y का होल क्यूब। तो इसको अगर मैं फॉर्मूला बना के देखूं तो 2x प्लस 3y और ब्रैकेट में हो जाएगा, इसको अगर मैं बना के लिखना चाहूँ तो 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर माइनस 3xy हो जाता है। 3xy का मतलब हो जाएगा 3 तो पहले से तब 3 फॉर्मूले में आ जाएगा और xy के प्लेस पे क्या हो जाएगा 2x इंटू 3y। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो 2x प्लस 3y कितना दे रखा है 11/6। ब्रैकेट में आ जाओ तो 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर मतलब 11/6 का होल स्क्वायर कर दोगे माइनस 3 × 2x मतलब 3 दूनी 6 18 आ जाएगा, यहाँ से 18 गुणे y की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 1/9। तो 9 से 2 बार जाएगा राइट। तो 11/6 माइनस 121/36 माइनस 2, तो 36×2 = 72 को आप 121 आ जाएगा यहाँ पर। तो 11/6 गुणे 121 से आप 72 को माइनस कर दोगे तो 28 और 21 कितना हो जाएगा 49, कितना हो जाएगा 49। तो यहाँ से आप 49 देखोगे अपॉन में 36, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो तो 216 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। 11×9 = 99, 11×4 = 44 और 9 होता है 53। तो 539/216 आपके पास इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ए बी और सी की आयु का योग जो है 75 है। ए बी से 4 गुना बड़ा है और सी बी से 5 वर्ष बड़ा है अधिक। तो ए की आयु ज्ञात कीजिए। तो अगर ए बी और सी की बात करता हूं यहाँ पर, ए प्लस बी प्लस सी इज गिवन एज 75 ईयर्स। यहाँ पर थोड़ा सा इस चाइनीज लैंग्वेज को मैं सही कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो क्वेश्चन ने बोला ए बी से 4 गुना बड़ा है, 4 गुना है मतलब बी अगर एक्स है तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि ए कितना हो जाएगा, या सीधे बी मान लेता हूँ ना। यहाँ पर अगर बी गिवन है क्वेश्चन में तो ए कितना हो जाएगा 4b प्लस सी कितना दिया हुआ है, बी से 5 वर्ष बड़ा है तो b प्लस 5 हो जाएगा बराबर 75 के। तो हो जाएगा 4 1 5 और 1 6b बराबर ये 5 उधर जाएगा तो कितना बन जाएगा 75। डाटा में कुछ प्रॉब्लम सी नज़र आ रही है। तो b बराबर कितना हो जाएगा 70/6 ईयर्स का हो जाएगा b। तो क्वेश्चन ने आपसे पूछा है कि a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की आयु बता दो। तो a की आयु क्या था 4b, तो 4 × 70/6, तो 2 दूनी 4 2 3 6, तो 7 दूनी 14 140/3। तो b की वैल्यू आ जाएगी 140/3। सॉरी 4b मतलब a की वैल्यू हो जाएगी 140/3। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि जब भी ऑप्शन आएगा तब इसको डिसाइड किया जाएगा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और कैसे दिया हुआ है। बाकी जो डाटा मिला है उस हिसाब से लगता है कि ये क्वेश्चन गलत बताया गया है बच्चों के द्वारा।
अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि P से उत्पन्न दो स्पर्श रेखाएं A और B पर वृत्त को मिलती हैं, टच करती हैं, जहां O वृत्त का केंद्र है और एंगल AOB, जो एंगल AOB है क्वेश्चन में वो दे रखा है 120 डिग्री। तो कहता है कि एंगल AOP की वैल्यू बताओ, तो एंगल AOP कितना हो जाएगा। तो अगर ट्राइंगल OAP और ट्राइंगल OBP की बात करूं, यहाँ पर कह सकते हो AP बराबर है BP के, क्योंकि कॉमन टेंजेंट मतलब कॉमन पॉइंट से दोनों टेंजेंट बन निकली हैं, तो ये बराबर हो गया। और OP बराबर हो जाएगा OP के, क्योंकि ये कॉमन साइड है और ये हमारे पास टेंजेंट्स हैं। और OA बराबर हो जाएगा OB के, क्योंकि हमारे पास क्या है, रेडियस है। तो भाई एंगल ये दोनों ट्राइंगल्स क्या आ जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि सभी एंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो अगर मैं बात करूँ तो एंगल AOB बराबर हो जाएगा एंगल BOP के, जो कि हो जाएगा 120 का हाफ, जो कि आ जाएगा 60 डिग्री। उस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के छोटे खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जब इसका केंद्रीय कोण थीटा हो और लघु चाप की लंबाई 18 सेंटीमीटर हो। ये आपके पास थीटा डिग्री है और यहाँ पर रेडियस दे रखा है 7 सेंटीमीटर, और जो ये चाप की लंबाई क्वेश्चन में दे रखी है कितना, 18 सेंटीमीटर। तो आप ध्यान दीजिए कि क्षेत्रफल पूछा जा रहा है आपसे, तो पाई आर स्क्वायर थीटा इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री होता है। इसका एरिया होता है माइनर सेक्टर का। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि पहली बात तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ पाई आर या थीटा अपॉन 360 पाई आर इंटू आर क्या हो जाएगा, एरिया। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये चाप का हाफ लिखा हुआ है। तो चाप का हाफ का मतलब हो जाएगा कि यहाँ पर अगर 2 पाई आर की मैं बात करता, 2 पाई आर थीटा इंटू 360 थीटा अपॉन 360, तो उसकी लेंथ 18 होती। लेकिन यहाँ पर कितना हो जाएगा, 18/2, और गुणे यहाँ पर आर कितना है हमारे पास 7, ये हो जाएगा एरिया। तो 2 से 9 बार जाएगा, तो 63 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। यहाँ पर इस चीज़ को कन्वर्ट करके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है और आप डायरेक्ट आंसर फाइंड कर सकते हो। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए कि त्रिभुज ABC में OB और OC क्रमशः कोण B और कोण C के समद्विभाजक है। कोण समद्विभाजक का मतलब ये दोनों इस कोण को समान दो भागों में विभाजित करते हैं। और एंगल BOC का मान जो दे रखा है क्वेश्चन में 107 डिग्री दे रखा है, तो एंगल BAC का मान बता दीजिए। एंगल फिर से मैं चाइनीज लिख रहा हूँ, इसको मैं मिटा के फिर से नए तरीके से लिखूंगा। एंगल BAC का जो मान हो जाएगा, आप बताया गया है आपको, अगर समद्विभाजक यहाँ पर मिलते हैं ऊपर, तो ये हो जाता है 90 प्लस एंगल BOC का, BOC फाइंड कर रहा हूँ, यहाँ पर 90 प्लस एंगल AB, सॉरी फिर से मैं अजीब लिख रहा हूँ। BAC का हाफ। तो एंगल आप ध्यान दीजिए कि हमें फाइंड क्या करना था, ये होता है BOC के बराबर। एंगल BOC बराबर होता है 90 डिग्री प्लस एंगल BAC का हाफ। तो BOC कितना दे रखा है 107, माइनस हो जाएगा 90, जो कि बराबर हो जाएगा एंगल BAC के अपॉन में हाफ। तो यहाँ से आप निकालोगे तो आ जाएगा 27 डिग्री बराबर एंगल BAC का हाफ। तो एंगल BAC कितना हो जाएगा, आप कह सकते हो एंगल BAC जो हो जाएगा वो जाएगा 54 डिग्री। यहाँ पर एंगल BAC आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये थे कुछ सिलेक्टेड और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस जिनको आपको बताया गया, समझाया गया और बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन के पैटर्न को समझाया गया कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, और इन सभी क्वेश्चंस को बहुत बेहतरीन तरीके से एनालिसिस कीजिए। इस वीडियो को बनाने का ये मोटिव नहीं है कि ये पेपर को बताया गया कि हूबहू आएगा, लेकिन ये समझाने का मोटिव है कि पैटर्न आप फॉलो करिए। ये लास्ट टाइम है, क्वेश्चन को केवल एक बार गो थ्रू हो जाइए, एक बार जाके गो थ्रू होइए इस क्वेश्चन से, तो आपको पैटर्न समझ में आएगा और एग्जाम में आप चीज़ों को समझने में आपको मदद मिलेगी। बस इतना सा हमारे तरफ से आपके लिए हेल्प है, और इसमें से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो सकता इसमें, क्योंकि लास्ट टाइम पे हो आप जो भी आपने आप सब कुछ किए हो, प्रिपरेशन किए हो, वही आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ही फ़ायदेमंद साबित होगी। ये तो बस एक सपोर्ट के लिए मैंने इस चीज़ों को लेकर आया हूँ आप सबके सामने, और सपोर्ट अगर मिल रहा है तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है।
तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, रिवीजन जारी रखिए और इन सभी चीज़ों को फिर से देखिए और अपने हिसाब से चीज़ों को ध्यान में रखिए और इनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको नहीं आती उसको फिर से रिवाइज कीजिए और फिर से याद करिए, ताकि आप एग्ज़ाम में जब बैठो तो चीज़ों को बेहतरीन तरीके से करके और अपना सिलेक्शन ले पाओ। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।